और इस वक्त हमारे साथ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल जी लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, नमस्कार, बहुत धन्यवाद नमस्कार। आज तक से जुड़ने के लिए। आपने जो अपनी गणना के अनुसार जो डेट शीट दी है, जो चिंता करने वाली बात बताई है सर, वो क्या है? हमारी गणना के अनुसार अभी कई जगहों पे, जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच के अब संख्या कम होनी चाहिए। और अगले 1 से 2 हफ्तों में लगभग सारे प्रदेशों में ये पीक करेगा और तब तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में भी तभी पीक करेगा और जनवरी के बाद के फरवरी के महीने से संख्या तेजी से कम होगी, तो जनवरी को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दिल्ली मुंबई में तो केसेस सर कम आ रहे हैं, तो क्या जी हम ये माने कि पीक यहाँ पर निकल चुकी है या अभी पीक जी, आनी बाकी है? नहीं, पीक निकल चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों शहरों में पीक निकल चुकी है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं सर, हाँ, ये क्या पॉजिटिविटी संकेत रेट है? बढ़ रहे हैं जी। ऐसा क्यों? उसका देखिए, वो तो आईसीएमआर की गाइडलाइन बदल गई हैं कि केवल सिम्टोमेटिक लोगों को ही टेस्ट करें, तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा उस समय, क्योंकि तब आपकी संभावना ज़्यादा होती है कि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को आप टेस्ट पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, इससे एक और चीज़ जो होगी कि जितने आप पहले टेस्ट करते थे, ज़्यादा करते थे, तो आपको पॉजिटिव संख्या ज़्यादा मिलती थी। अब उतनी संख्या नहीं मिलेगी, तो संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जो कर्व का शेप है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। तो इसलिए जब छोटा कर्व भी बताएगा, इसका मतलब है कि वास्तविक कर्व भी तब पीक कर रहा है, और उसके बाद जब छोटा कर्व नीचे आएगा तो इसका मतलब वास्तविक कर्व भी नीचे आ रहा है। जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं सर, जी वो उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये है कि अगर आप में लक्षण नहीं है तो आप टेस्ट मत करवाइए। तो इसमें और जमीनी हकीकत में आपकी गणना से कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा जी है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल अब बदलाव आ रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक और आश्चर्य की बात हमने देखी कि आईसीएमआर की गाइडलाइन तो 10 जनवरी को आई है और अभी कई राज्यों में इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है, जी लेकिन ऐसी जगहों पे भी जो हमारी गणना के अनुसार जितने संख्या आनी चाहिए थी उससे कहीं कम पे आ रही है। इसका मतलब यह है, जो हमें लग रहा है, कि बहुत सारे लोगों को अब ये उनको एक विश्वास हो गया है कि ये कोरोना, ये वाली वेव जो है ये घातक नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार जुकाम होकर ठीक हो जाते हैं, तो उनको होता भी है तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो अपने आप पैरासिटामोल खा के घर पे रह के ठीक हो रहे हैं। तो इसकी वजह जी से जो हमारी जो गणना के मुकाबले कहीं कम नंबर दिख रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूं, जी। हमारी गणना के हिसाब से दिल्ली का उच्चतम स्तर करीब 45,000 केस होना चाहिए था, लेकिन 22-23 हजार पे ही पीक कर गया दिल्ली, और अब नीचे आ रहा है। भारत जी का हमारा संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन मुझे लगता नहीं भारत में 3 साढ़े तीन लाख शायद अधिकतम स्तर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की प्रोफेसर साहब बात करें तो वहां 50 दिनों में कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, पीक पर गया और 50 दिनों में वो खत्म हो गया। क्या जी यही पैटर्न हम हमारे देश पर भी लागू करें, उसी तरह से देखें? जी, एग्जैक्टली यही पैटर्न हमारे देश में लागू करेगा। 50 नहीं तो 60 दिन आप ले लीजिए, तब तक समाप्त हो जाएगा। ये मतलब फरवरी के अंत तक जी हमारी गणना आकलन है कि ये समाप्त हो जाएगा भारत में। सर, दो तरह की राय हमारे देश में चल रही है। एक लोग हैं जो बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से कोरोना को ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं कि देखो ही मत, देखो ना एटीट्यूड, कि कोरोना जी, नहीं है, अपनी जिंदगी जीते रहिए। ये क्या नुकसान पहुंचाता है हमें? इसमें दोनों ही पक्ष हैं, और मैं थोड़ा गणितज्ञ हूं, तो जी हर पक्ष को मैं अच्छी बातें ढूंढ लेता हूं। तो इसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। एक पक्ष जो कि कहता है कि कोरोना के बारे में सोचो ही नहीं, उनका ये रहता है कि भाई कब तक परेशान रहेंगे, अपनी जीवन हमें आगे चलाना है, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, उसके साथ रह के हमें जीना सीखना है, तो अब ज्यादा उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, अपना काम करो। जो दूसरा पक्ष है वो जी कहता है भाई हमें अपना परिवार स्वयं को बचाना है, हमें ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो हमारे जीविका पे, परिवार के ऊपर असर पड़ेगा, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है।
दोनों सही हैं जी। और कहीं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम सबको दोनों ही पक्षों से कुछ कुछ प्रभावित होके काम करना चाहिए। लेकिन सर अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं हम्म, और वो कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं कि दिल्ली मुंबई में केसेस कम हो गए, लेकिन वो आपने अपने आंकड़ों के हिसाब से हमें एक दूसरी बात बता दी कि टेस्ट कम हो रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या दिल्ली मुंबई का पैटर्न हम देश पर भी देखते हैं? एक पहली बात तो संख्या कम हो गई, जिसको कहते हैं टेस्ट कम होने की वजह से हम स्केल डाउन वर्जन देख रहे हैं जो कर्व होता वास्तविक उससे, लेकिन कर्व का पीक वही लगभग वहीं पे है और जब हम स्केल डाउन वर्जन में नीचे जाता देख रहे हैं तो वास्तविक कर्व भी नीचे ही जा रहा है। और जहां तक अन्य जगहों का सवाल है, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता में हुआ वहां पहले ये वेव प्रारंभ हुई, तो अन्य जगहों पर भी अब प्रारंभ थोड़े कुछ समय के पश्चात ये वेव शुरू हुई है, तो वहां भी उसी प्रकार का पैटर्न होगा। क्योंकि देखिए कहीं भी इस समय लॉकडाउन नहीं लगा जी। लॉकडाउन न लगने का एक ये फायदा कह सकते हैं कि खासतौर से जब ये वेव ज्यादा नुकसान नहीं कर रही, इनफेक्ट ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा, कि बड़ी तेजी से संख्या बढ़ती है और उतनी तेजी से घटती है और कुछ ही समय में वेव समाप्त हो जाती है। अगर आप जैसे पहली वेव की तरफ ध्यान दें, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो कई महीनों वेव चली। तो इस बार क्योंकि लॉकडाउन नहीं है इसलिए तेजी से हर जगह वेव बढ़ेगी और तेजी से कम होगी। सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जहां चुनाव के लिए हम जा रहे हैं। आपकी गणना क्या इन राज्यों के लिए अलग है? क्या ये खतरा पैदा कर सकती है या ये जो पैटर्न है पूरे देश में एक तरह से जा रहा है? हालांकि चुनाव आयोग ने अब रैलियों पर रोक भी लगा दी। जी, इसमें मैं चुनाव की रैलियां थोड़ा तेज संक्रमण तो फैलाएंगी ही निश्चित रूप से, लेकिन इससे हमारे आकलन के अनुसार कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा। हमने दूसरी वेव के दौरान 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनकी एनालिसिस करी और ऐसे 11 राज्यों के साथ कंपेयर किया जहां पे चुनाव नहीं हुए थे और दोनों ही जगह ग्रुपों में देखा कि किस प्रकार से डेल्टा वेव बढ़ी, तो हमें कोई स्टैटिस्टिकली विशेष अंतर नहीं मिला दोनों में। तो इसका मतलब यह है कि रैलियों से अंतर तो पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा का खतरा हमारे देश पर से टल गया है या अभी हमें और भुगतना है? देखिए डेल्टा तो हमारे यहाँ लगभग समाप्त ही हो गया है क्योंकि हम सब में डेल्टा के विरुद्ध इम्यूनिटी आ चुकी है। ओमिक्रॉन जरूर अभी सब थोड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है और अच्छी बात यह है 2 चीजें, एक तो इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे ज़्यादा, बहुत कम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और उसका मुख्य कारण यही है 2 चीजें कि हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों में हो चुका है, इसके अलावा डेल्टा के समय संक्रमित होके लोग ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी है। तो इस वेव के बाद ओमिक्रॉन के विरुद्ध भी इम्यूनिटी लगभग सब में आ जाएगी, जिसका कि फिर हम कह सकते हैं फायदा हमें ये मिलेगा कि जी। ये दोनों म्यूटेंट तो परेशान नहीं करेंगे। अब भविष्य में कोई एक नया ही आ जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते। फिर से डरा दिया आपने कि भविष्य में नया वेरिएंट आ जाएगा। यही बहुत खतरनाक बात है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल हमसे बात करने के लिए। सर बहुत धन्यवाद, आज तक के लिए आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।